हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली क्लास के अंदर हमारा जनरल केमिस्ट्री जो था वो कंप्लीट हो चुका था और हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक टेबल। अब हम पिछली क्लास में पीरियोडिक टेबल की बात की थी, तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बना दी थी और एक होमवर्क दिया था कि ये पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो याद होगी। अब एक होमवर्क और है आपका कि आप सभी बच्चे उस पीरियोडिक टेबल को बनाएंगे और बना करके हैंड रिटन खुद बनाएंगे और अपनी दीवार पे लगाएंगे अच्छे से। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, खुद बनाएंगे। जब तक आप वो एलिमेंट याद नहीं होते, भूल जाएं कभी भी, जितनी बार भी हो, मतलब बिना देखे एक बार में सारे एलिमेंट सही और उनके एटॉमिक नंबर सही, ब्लॉक नंबर सही होने चाहिए, फिर वो लगाएंगे आप। ठीक है, ये एक अगला होमवर्क है आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे तो इसके हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा सबसे पहले। आज हिस्ट्री का ही दिन है। तो पीरियोडिक टेबल होती क्या है? तो पीरियोडिक टेबल होती है कि जब एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया जाता है तो उसी टेबल को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्हेन एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ टेबुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल ये होती है। अब पीरियोडिक टेबल की जब बात आई तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे, बहुत सारे एलिमेंट्स के बाद उनकी डिस्कवरीज भी हुई, आगे भी बढ़ते गए। तो मिड ऑफ द सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो लगभग 60 एलिमेंट के आसपास हमें पता थे, परंतु उनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स हमें नहीं पता थी। ठीक है, फिर आगे धीरे धीरे और साइंटिस्ट आते गए और वो एलिमेंट्स खोजते गए। तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें किसी की भी, तो वो कौन से थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की थी? वो थे आपके लेवोजियर। लेवोजियर ने आपके जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को मेटल एंड नॉन मेटल्स में क्लासीफाई किया। ठीक है, तो लेवोजियर पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने आपके एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसका नाम, एक का नाम मेटल रखा, एक का नाम नॉन मेटल रखा। और जो मेटल थी वो क्या थी, या कौन से ऐसे एलिमेंट मेटल कहे गए जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं? किसे कहा गया, जल्दी बताओ। जो एक इलेक्ट्रॉन, बोलो, रिलीज कर सकते हैं उन्हें क्या कहा गया? मेटल। और नॉन मेटल किन्हें कहा गया? जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या बोला, जल्दी बताओ। जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन आ गया नॉन मेटल। ठीक है, तो यानी हमारे पास ऐसे दो एलिमेंट आए, दो टाइप के एलिमेंट्स आए, एक ऐसे जो मेटल थे, एक ऐसे जो नॉन मेटल थे। ठीक है, मेटल वो थे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रख सकते थे और नॉन मेटल वो थे जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते थे। क्लियर सबको? अब उसके बाद जब हम आगे की बात करते हैं तो आगे की बात ये थी कि जब जैसे जैसे एलिमेंट्स और ज़्यादा डिस्कवर हुए तो फिर ये डेफिनेशन या ये क्लासिफिकेशन सही नहीं होने लगा, क्योंकि मेटलॉइड्स आ गए। यानी ऐसे एलिमेंट्स भी आए जो इलेक्ट्रॉन ले भी रहे थे और दे भी रहे थे। तो जो ले भी रहे थे और इलेक्ट्रॉन दे भी रहे थे उन्हें मेटलॉइड कहा गया। तो मेटलॉइड के बारे में हमारे लेवोजियर ने कुछ नहीं बताया था, इसलिए ये लिमिटेड हो गया क्लासिफिकेशन। ठीक, उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आए, प्राउट हाइपोथेसिस। तो प्राउट्स हाइपोथेसिस जो था, उस प्राउट्स हाइपोथेसिस के अंदर क्या आया? तो प्राउट्स हाइपोथेसिस में यह था कि उसने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन से मिलकर अगर बने होते हैं तो जो उनका एटॉमिक वेट है, वो एटॉमिक वेट वो होगा n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, और एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है। ठीक है, तो यानी अगर इस हिसाब से चलोगे तो जो एटॉमिक वेट आया वो एटॉमिक वेट सबका क्या आएगा? इंटीजर वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी ड्रॉबैक आ गया। अब इसके अंदर ड्रॉबैक क्या आया? इसके अंदर ड्रॉबैक ये आया कि बहुत सारे एलिमेंट जो थे वो हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बने होते हैं या हाइड्रोजन से नहीं रिएक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनका मास ही फ्रैक्शन में आता है। जैसे क्लोरीन की बात करें अगर अपन, तो क्लोरीन का जो मास है वो तो 35.5 आता है। तो ये फ्रैक्शन कैसे आ रहा है? हाइड्रोजन का तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो प्राउट्स हाइपोथेसिस भी गलत, मतलब गलत इन द सेंस लिमिटेड है, क्लियरली नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया डोबिर्नियर।
डोबिर्नियर ट्रायड रूल अगर आपने सुना हो तो बड़ा फेमस था ये। डोबिर्नियर ट्रायड रूल क्या कहता है कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज करें तो उस कंडीशन में आपका जो फर्स्ट और थर्ड होगा, ट्राइड तीन तीन के ग्रुप में अरेंज करना था, तो फर्स्ट और थर्ड जो होगा उसका जो एवरेज निकालेंगे मास का, वो बीच वाले का मास का एवरेज आएगा। जैसे अगर मैं लिथियम की बात, सोडियम की बात और पोटेशियम की बात करूं तो जो इसका मास होगा और इसका मास होगा, उन दोनों का जो सम करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो इसका मास आ जाएगा। तो इसको कहा गया डोबिर्नियर ट्रायड। डोबिर्नियर ट्रायड, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं डोबिर्नियर ट्रायड, इन दोनों का मास का बीच का आ जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे डोबिर्नियर ट्रायड थे। लेकिन इस ट्रायड के अंदर भी फिर एक इशू आया, पता है क्या? वो इशू आया कि ये जो ट्रायड हैं ये बन तो रहे हैं, लेकिन जब ट्रांजिशन एलिमेंट आ गए तो ट्रायड फेल हो गए, ट्रायड ही नहीं बन पा रहे थे ढंग से। नॉर्मल गैसेज आई तो भी ये ट्रायड फेल होने लग गया, क्योंकि फिर ट्रायड नहीं बन पा रहे थे ढंग से। तो यानी कि यहां पर भी आपका लिमिटेशन आ गई कि ये भी लिमिटेड रहा। फिर इसके बाद अगला आया न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। तो ये जो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल आया, इस न्यूलैंड ऑक्टेव रूल है, ये होता है सारे गामा पाधा नी सा। ध्यान सुना, सारे गामा पाधा नी, फिर सा आ गया। यानी कि उसने कहा न्यूलैंड ने कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अगर इंक्रीज करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में इंक्रीज करने पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में इंक्रीज करें अगर हम, सॉरी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अगर एलिमेंट्स को इंक्रीज करें तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट एलिमेंट और जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम आएगी। सेम ऐसे जैसे हम ये अपने जो ऑक्टेव है ना टोटल 8, उनके हिसाब से, जैसे सारे का मैं पता नहीं सा, ठीक। ये भी फिर गलत हो गया, पूछो कैसे? ये 20 तक तो सही है, कैल्शियम तक अगर लगाओगे तो बिल्कुल सही आएगा, लेकिन 21 जैसे आया ट्रांजिशन एलिमेंट तो ये गलत हो गया। नोबल गैस जैसी आई तो ये गलत हो गया। तो यहां पर भी ये फ्लॉप हो गया। फ्लॉप का मतलब लिमिटेड हो गया, मतलब कैल्शियम तक सही है, फिर उसके आगे लिमिटेशन आ गई। यहाँ कोई फ्लॉप नहीं है, एक बात ध्यान रखना, कोई गलत नहीं है। यहाँ पर यह है कि उनकी उस जमाने की थ्योरी के हिसाब से वो वहां तक सही थे, फिर जब वो आगे बढ़े तब फिर वो गलत, मतलब उनकी बातें और सही नहीं हो रही थी, यानी कि आपकी थ्योरी बढ़ने लग गई थी एक्सटेंडेड फॉर्म में, ठीक है। अगले बात आया लोथर। लोथर मेयर्स कर्व, ठीक है। इसके जो कर्व थे वो कर्व थे एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम, दोबारा से बोलना, क्या बोला मैंने? एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। इसने कर्व बनाया, लोथर मेयर ने कर्व बनाया एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, और इसने क्या पाया उस कर्व में कि जो पीक पोजीशंस होती हैं, जैसे कर्व थे, ये तो ये पीक पोजीशन जो होती हैं, इन पीक पोजीशंस के अंदर सबसे पहले उसने क्या रखे, बोलो? अल्कली मेटल्स। पीक पोजीशंस के अंदर जो रखे उसने क्या रखे? अल्कली मेटल, ठीक है। अब देखो पोटेशियम का 19 होता है, अल्कली मेटल के बाद 20 आएगा, 20 किसका होता है? कैल्शियम का। और इधर अगर अपन बात करें तो किसका आएगा ये? 19 के पहले 18, 18, 17 हेलोजन, क्लोरीन। तो यानी कि अगर अपन देखें तो जो पीक पोजीशन ऑफ कर्व है, उन पीक पोजीशन ऑफ कर्व पे हमेशा कौन रहेगा? अल्कली मेटल। यहां पर आपको लर्न करना पड़ेगा, सवाल आते हैं इसमें फंस जाते हैं अपन। लोथर मेयर कर्व, सीधा स्टेटमेंट आएगा कि लोथर मेयर कर्व के अंदर क्या सही क्या गलत। तो आपको क्या बोलना है, ध्यान से सुनना। पहला आपको ये बोलना है कि भाई लोथर मेयर कर्व के हिसाब से, लोथर मेयर कर्व के हिसाब से अल्कली मेटल जो होते हैं वो टॉप पोजीशन पे होते हैं।
कहाँ होते हैं? टॉप। अब टॉप के बाद आप भूल जाओगे, दो चीजें आएंगी, एक असेंडिंग ऑर्डर में और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब जब भी ऐसा कुछ होता है कि भूल जाए तो आपको ध्यान रखना है कि टॉप पे ये है, इसके बाद 19 के बाद 20 आएगा, 20 नीचे की तरफ आ रहा है यानी कि डिसेंडिंग। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो सेकंड ए के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। कहां होते हैं जल्दी बताओ? डिसेंडिंग ऑर्डर में। और ये जो है हेलोजेंस वो कहां होती है? देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर्स में। कहां होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। कहां होते हैं जल्दी बताओ? असेंडिंग ऑर्डर। कहां होते हैं जल्दी बताओ? असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? और जो ये बॉटम होता है यहां पर आपके मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे गए हैं। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? यहां कौन रखे गए हैं? बोलो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटलॉइड्स। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और 5वां पॉइंट ये रखना है कि उसने ग्राफ किसके बीच में बनाए थे? तो एटॉमिक मास और वॉल्यूम। अब सवाल पहला, इस जगह कौन है? एटॉमिक मास। इस जगह कौन है? वॉल्यूम। ये याद रखना। यहां कौन है? मास। यहां कौन है? वॉल्यूम। पहला। दूसरा, टॉप पोजीशन पर कौन है? अल्कली मेटल। तीसरा, अब मैं भूल गया साला असेंडिंग डिसेंडिंग, तो ये याद रखना 19 के बाद 20 इधर आएगा तो अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होगी? डिसेंडिंग। हेलोजन क्या होगी? असेंडिंग। बॉटम ऑफ द कर्व जो होगा वो क्या होगा? बोलो। मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 5 मिनट का समय आपको याद करो ये। इसको लर्न किए बिना आगे कोई वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएगा। सुन लिया सबने? पोस्ट कर दो, याद करो, फिर आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि अरे याद कर लेंगे, याद होगा ही नहीं। और जगह याद नहीं हुआ ना ये वाला, तो फिर आपके आईटी में सवाल गलत हो जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने अगर आपको टाइम दिया है पॉज करके तो आप चुपचाप याद करो बैठ करके। 5 पॉइंट जो मैंने बोले, 4 तो मैंने स्टेटमेंट इस ग्राफ के लिए और एक स्टेटमेंट ये, 5 लर्न जब तक नहीं हो आगे आप नहीं बढ़ोगे। आगे देखना ही मत वीडियो, कोई फायदा नहीं है साला, कुछ भी मतलब नहीं, सवाल तो होगा ही नहीं। जब सवाल ही सही नहीं होगा तो साला पढ़ क्यों रहे हो? ठीक है? आई होप कि याद हो गया होगा। यू ऑल आर इंटेलिजेंट। ठीक है, चलिए तो अब अगर आपको याद हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा नाम लेने जा रहा हूं जो शायद आप सबको याद है, और उसका नाम है मेंडलीव। मेंडलीव की बात जब हम करते हैं तो आपको सबको पता है कि एक पीरियोडिक टेबल आती है, हाँ उसने कुछ सारी चीजें दी थी, ठीक है, वो अभी हम पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपको पता है या नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि लोथरमेयर और मेंडलीव दोनों ने सेम टाइम पर सारी बातें बोली थी। सेम टाइम पर ऐसे एक साथ आए थे दोनों, ये एक साथ। जो बातें लोथरमेयर ने बोली वो और जो मेंडलीव ने बोली वो सब सेम थी, लेकिन डेस्टिनी नाम किसका फेमस है? मेंडलीव। क्यों? क्योंकि मेंडलीव ने जो भी एलिमेंट्स के बारे में बोला वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पर बोला था। किसके? केमिकल प्रॉपर्टीज, जो समझने में आसान थी। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, उसने अपने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को समझाने के लिए टेबल का इस्तेमाल करके समझाया, जिसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ये टेबुलर फॉर्म में समझा रहा था जिससे कि उनकी प्रॉपर्टी को समझना आसान हो गया। टेबल के अकॉर्डिंग याद करते जाओ, जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी समझ में आती जा रही थी। लोथरमेयर, इसने स्टडी किया फिजिकल प्रॉपर्टीज का। फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी टफ होती हैं, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनके डेटा भी अलग अलग होते हैं। दूसरा, इसने ग्राफ फॉर्म में समझाया। ग्राफ हमें तो साला वैसे ही समझ में नहीं आता। ग्राफिकल फॉर्म में समझाने की कोशिश की तो ग्राफिकल फॉर्म में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और फिजिकल प्रॉपर्टीज को उसने लिया जिसके डेटास बड़े अजीब अजीब से थे। किसी का वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट का आ रहा है 13.523, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, इसलिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट इजियर किया गया, इजीली किया गया, और हम वही पढ़ते हैं आजकल। लेकिन दोनों ने सेम काम किया, साथ काम किया, एक जैसा काम किया।
एक जैसी वैल्यू मिलनी चाहिए थी, लेकिन अंतर सिर्फ ये रहा कि उसका ईजियर था। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो बताई उसने केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे बताई। एक्सप्लेनेशन जो दिए उसने टेबल बना के दिए, टेबुलर फॉर्म में दिए। टेबुलर फॉर्म में अगर आएगा तो आप समझ सकते हो क्या होगा। ठीक है, तो ये बात आपको बता। इसके बीच में एक और आए थे, चार्कोनोविस्ट, अगर नाम सुना हो तो, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी एक पीरियोडिक टेबल दी थी या प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, टेल्यूरिक हेलिक्स। क्या बोला था इन्होंने? टेल्यूरिक हेलिक्स। इन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट जो होते हैं ना, अगर उनको उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जमाया जाए तो इस तरह से ये अरेंज होते हैं जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है। स्क्रू देखा है? स्क्रू को जब हम ऐसे ऐसे कसते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊपर ऐसे 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 सर्कल्स होते हैं। ठीक है, इसको सिलेंड्रिकल टेबल भी कहा गया। तो कभी ऐसा आ जाए कि सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल किसने दी, तो नाम आएगा चार्कोनोविस्ट। फिर आया आपका कि टेल्यूरिक हेलिक्स किसने दी, चार्कोनोविस्ट। ठीक है, आपका होमवर्क भी तैयार हो गया। मैंने जितने साइंटिस्ट अभी बोले हैं उन सभी साइंटिस्टों को आप एनसीईआरटी निकालेंगे 11th की, पीरियोडिक टेबल चैप्टर खोलेंगे आप एनसीईआरटी का, एक एक लाइन आपको याद होना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में उस एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपसे सुनूंगा। सुनूंगा का मतलब समझ गए होंगे आप, बहुत हंस रहे होंगे मेरी इस बात पर। कैसे सुनोगे? टेलीपैथी के द्वारा। कैसे? टेलीपैथी। मुझे पता लग जाएगा कि किस किसने याद किया और किस किसने याद नहीं किया। समझिए? और जो पकड़ में आ गया ना बेटा, उसको इस कैमरे से नई टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स जो देखी हो ना मूवी, उस मैट्रिक्स मूवी के अकॉर्डिंग अंदर आकर के मारूंगा, मुर्गा बना के जाऊंगा। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये नई टेक्नोलॉजी आई है। तो आपको ये होमवर्क अगला भी याद करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेंडलीव की। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से पहले हमें इसका पीरियोडिक लॉ समझना पड़ेगा। इसका जो पीरियोडिक लॉ था वो क्या था, वो समझो आप। पहला पीरियोडिक लॉ ये कहता था कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया जाए तो सर्टेन इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स का रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यही पीरियोडिक लॉ कहलाता है। पीरियोडिक लॉ किस पर बेस्ड था अगर पूछा जाए तो? एटॉमिक मास पे। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ किस पर बेस्ड था? एटॉमिक मास। ये पहला सवाल क्लियर हो गया। आपसे पूछेगा मेंडलीव, ठीक है, पीरियोडिक लॉ किस पर बेस्ड है? एटॉमिक मास। तो और क्या होता है पीरियोडिक लॉ, ये बताओ। तो आप बोलोगे कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया जाता है तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स का रिपीटेशन होता है। सेम, बोलो, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स का रिपीटेशन होता है। क्लियर सबको? हाँ या ना? ये पीरियोडिक लॉ। अब जब इसने अपना दिया, आप समझ रहे बात को? इसने जब अपना दिया तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि स्टार्टिंग की बात अगर अपन करें तो क्या इसकी जो खास बात थी, तो इसका पहला खास पॉइंट ये था कि उस समय जो 63 एलिमेंट्स पता थे। कितने एलिमेंट्स पता थे? 63। कितने एलिमेंट्स पता थे बताओ? 63। 63 कितने एलिमेंट्स पता थे बताओ? 63 एलिमेंट्स पता थे। सिक्सटी थ्री एलिमेंट्स के बाद अगर आपसे बोले कि किस पर बेस था, तो अभी बताया एटॉमिक मास पर बेस था। 63 एलिमेंट्स पता थे उस समय तक और नोबल गैसें डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, पहला। दूसरा, एटॉमिक जो थे वो एटॉमिक मास पर बेस था इसका पीरियोडिक लॉ। ठीक, तो इसने पहली बार जो एटम्स थे उनको सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन में अरेंज किया था टेबल फॉर्म में, जिसके अंदर उसने कुछ हॉरिजॉन्टल रोज रखी थी, कुछ वर्टिकल्स रखी थी। हॉरिजॉन्टल रोज जो थी उन्हें क्या कहा था बताओ? पीरियड। और जो वर्टिकल्स थे उन्हें क्या कहा गया था? बोलो, ग्रुप्स। यहां पर एक लाइन में इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 7 पीरियड थे। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है 7 पीरियड की जगह 12 सीरीज बोलेंगे आप,
क्योंकि मेंडलीफ ने पीरियड वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था। मेंडलीफ ने क्या कहा था, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम थे वो 12 सीरीज थी रादर देन 7 पीरियड, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड कहलाते हैं। तो यहां पर 99.9% लोग गलत पढ़ाते हैं। वो मेंडलीफ में बोलते थे 7 पीरियड से, नहीं थे 7 पीरियड नहीं थे, 12 सीरीज थी जो बाद में 7 पीरियड कहलाए, जो बाद में 7 पीरियड कहलाए। क्या कहलाए बाद में, वो 7 पीरियड कहलाए। समझ गए? तो बताओ हॉरिजॉन्टल रोज जो थे वो मेंडलीफ के अंदर क्या कहलाते थे? हॉरिजॉन्टल रोज मेंडलीफ के अंदर क्या कहलाते थे? बोलो बोलो। सीरीज, जो बाद में क्या कहलाए? पीरियड। ठीक। अच्छा, वर्टिकल कॉलम जो थे वो ग्रुप थे, एक ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को उसने रखा। ठीक। अब जो ये ग्रुप थे उन ग्रुप को उसने 1 to 7 ग्रुप जो थे उनको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, ए और बी। क्या बोला उसने, बताओ? 1 to 7 ग्रुप जो थे उन्हें 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, ए और बी सब ग्रुप। किस में डिवाइड किया था बताओ? ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया था। किस में डिवाइड किया था बताओ? ए और बी सब ग्रुप के अंदर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया, लेकिन जो 8th ग्रुप था उस 8th ग्रुप को उसने किसी भी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया था। और इसमें जो है वो जैसे Fe, कोबाल्ट, निकल, ऐसे कर करके इसके भी नीचे कुछ एलिमेंट थे, अगर याद हो तो बताओ कौन कौन से एलिमेंट थे? आपने पीरियोडिक टेबल याद की होगी। फिर रूथी ऑस्मी, क्यों रोड पर आई, नई पड़ोसन पटना की। ठीक है, तो ये टोटल 9 एलिमेंट्स रखे थे उसने इसमें। कितने एलिमेंट्स? 9। और इनको डोबिनियर के केस में ट्रांजिशन ट्रायड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ट्रांजिशन ट्रायड। तो अगर सवाल आ जाए कि दीज आर द ट्रांजिशन ट्रायड, यस दे ऑल आर ट्रांजिशन ट्रायड अकॉर्डिंग टू डोबिनियर। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, दोबारा बताओ? कि जो ग्रुप्स थे उनमें सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स रखे थे और एक ग्रुप को उसने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था। 1 to 7 जितने भी थे उन सबको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, लेकिन जो 8 था उस 8 को उसने किसी भी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया था। उसमें 3-3 करके एलिमेंट थे, टोटल 9 एलिमेंट रखे थे उसने। ठीक, क्लियर? और आपको बताइए कि एटॉमिक मास पर बेस थी और कई जगह प्रॉपर्टीज ग्रुप में रखने वाले एलिमेंट्स की सिमिलर आई थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज आई थी। सेम वर्ड की जगह सिमिलर ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, अब अपन से पूछे कि इसकी जो बेनिफिट्स थे या मेरिट्स थी वो क्या थी मेंडलीफ की? तो मेंडलीफ की सबसे पहली जो मेरिट थी पीरियोडिक टेबल की वो यही थी कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक टेबल के अंदर अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, जिससे कि उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को समझने में बहुत आसानी हो गई थी। तो पहली मेरिट उसकी ये थी कि एलिमेंट्स को उसने बहुत सिस्टमेटिक अरेंज किया था, जिससे कि उनको समझने में आसानी हो गई थी। ठीक है, पहला। दूसरा ये हुआ कि उसने जो है एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया था। क्या वाला जल्दी बताओ? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया था। तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब उसने जमाया तो कुछ जगह खाली रह गई। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं मान लो ऐसे जमाऊं 2, 4, 6 और अचानक आपका 10 आ जाए और फिर 12 आ जाए फिर 14 आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपको इस अरेंजमेंट में ऐसा समझ में आएगा कि सर एक नंबर कोई मिसिंग है। बताओ कौन सा है वो? 8। क्योंकि आपको पता है पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यहाँ एक मिस है 8। इसी तरह से जब उसने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया तो कुछ जगह खाली छोड़ दी उसने, और खाली छोड़ दी इसलिए क्योंकि उनका मास नहीं आ रहा था उस हिसाब से। तो वो जो खाली छूट गई उसका मतलब नए एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन स्टार्ट हो गया। क्या? नए एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन। तो सेकंड मेरिट ये थी कि जब उसने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो नए एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन, जब उसने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो कुछ नए एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया उसने। जैसे
अगर मैं बात करूं स्कैंडियम, स्कैंडियम का जो नाम था उसने दिया था उस समय, वो था एका बोरोन। क्या था? एका बोरोन। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं गैलियम, जर्मेनियम और ये, इसका नाम था एका मैग्नीज, इसका नाम था एका सिलिकन, इसका नाम था एका एल्यूमिनियम। ये 4 एलिमेंट थे जो उसने खोजे थे नए, ताकि पता चला कि ऐसे एलिमेंट और हैं नेचर में होने चाहिए, उनका उसने प्रिडिक्शन किया था पहले। ठीक है, उसने नाम ये दिए थे और असली में जब खोजे तो ये निकले। क्या नाम बताया मैंने इसका, बताओ? एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एका मैग्नीज। तो नए एलिमेंट्स के बारे में पता चला, कितनी अच्छी बात थी। देखो नए एलिमेंट खोज लिए उसने। ठीक है, आया ना? क्या पता चला जल्दी बताओ? नए एलिमेंट्स के बारे में पता चला, तो अच्छी बात हुई कि नहीं हुई है? बोलो। याद करो इसको भी, ये भी सवाल आता है, फंस जाते हैं इसके अंदर हम। जल्दी जल्दी लर्न करो इसको, पूरा सुनूंगा मैं। होपफुली याद हो गया होगा। चलो, ये है ना जो वीडियो देखने वाले हैं, ये जो मेरा पोज वाला टाइम है, इसको आगे नहीं बढ़ाएगा कोई भी जब तक लर्न नहीं हो। समझ गए साले? ऐसा नहीं कि आगे बढ़ा के खट से पढ़ लिया, नहीं। अच्छा, इसके बाद तीसरी मेरिट थी कि जब इसने जमाना शुरू किया कुछ एलिमेंट्स को, तो पता लगा कि उनका जो मास है वो गलत है, क्योंकि प्रॉपर्टी के हिसाब से वो मैच ही नहीं कर रहा। क्योंकि इसने जमाते समय क्या ध्यान रखा था कि प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जमा रहा था, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जमा रहा था, और वो पा रहा था कि सर्टेन इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। तो जो एलिमेंट रिपीट नहीं है वो समझ में आ गया कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो उसने उनका मास भी करेक्ट किया। जैसे बेरिलियम, बेरिलियम की बात अगर अपन करें तो एटॉमिक मास निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है n × ठीक है वैलेंसी, मतलब वैलेंसी इंटू एटॉमिक वेट। अब इसको पहले इसका जो एटॉमिक वेट था वो क्या था वो बता रहा हूं, 4.5 × 3 अगर आप करेंगे तो टोटल आएगा आपका, बोलो कितना आ रहा है? 13th के आसपास। ठीक है, 13th के आसपास जब आ रहा था तो ये मास जो है वो गड़बड़ आ रहा है इसका। क्यों आ रहा है बताओ? क्योंकि जो इसका एक्चुअल था वो इसने जब इसको रखा तो ये सेकंड ग्रुप में आया। सेकंड ग्रुप में जब आया ये, ठीक है, मास के अकॉर्डिंग जमा रहा था, मतलब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जमाया, तो उसने पाया कि इसको तो इस पोजीशन जो है वो कहाँ आ रही है? एल्कलाइन अर्थ मेटल में। तो इसकी जो वैलेंसी है वो तो 2 है। ये एक फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास बराबर इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। ये इक्विवेलेंट वेट था, ये पहले से पता था बेरिलियम का। इक्विवेलेंट वेट जो था वो फिक्स होता है। ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है सर आपको बताएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। तो ये इक्विवेलेंट वेट था और उसने उसको एल्कलाइन अर्थ मेटल में रखा, तो इसकी वैलेंसी 2 थी। तो उस हिसाब से इसने देखा तो इसका जो मास है वो कितना आ रहा था? 9। तो इसका मतलब क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? कि 9 इसका मास है, जबकि पहले इसका मास कितना माना जा रहा था? 13 के आसपास। तो इसका मतलब इसने कुछ एलिमेंट्स का जो मास था वो भी करेक्ट किया, कुछ एलिमेंट्स का जो मास था वो भी करेक्ट किया, आया ना? तो कुछ एलिमेंट्स का मास करेक्ट करने में इसने मदद की। तो कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मास उसने करेक्ट किया था, जैसे गोल्ड था, प्लेटिनम था, इंडियम था, यूरेनियम था। ऐसे कई एलिमेंट्स थे जिनका मास उसने करेक्ट किया था। ठीक है, बेरिलियम सबसे फेमस है क्योंकि एग्जाम्पल बेरिलियम का ही लिया जाता है बहुत ज्यादा। अब इसकी डीमेरिट्स की बात करें, कुछ कमियां भी थी इसके अंदर, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना बड़ा आपको अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो कमियां तो रहती है ना, क्योंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट होते जाते हैं, धीरे धीरे चीजें और पता चलती जाती हैं। तो पहली जो कमी थी इसकी पीरियोडिक टेबल, डीमेरिट जो थी, इसने हाइड्रोजन को कोई पोजीशन नहीं दी। हाइड्रोजन के केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टी शो करता है अल्कली मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टी शो करता है वो हेलोजन्स की सेम। जैसे अगर आप हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है, और यही अल्कली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन आता है ns1। तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? अल्कली मेटल की तरह। हेलोजन्स की तरह ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के माइनस बना लेता है, और अल्कली मेटल्स की तरह एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके प्लस बना लेता है। हेलोजन्स की तरह हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2np5,
अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 6 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। यहां भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ऑक्टेट मतलब इसका वैलेंस शेल कंप्लीट। एल्कली मेटल की तरह एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो N 0 हो जाएगा, एल्कली मेटल हाइड्रोजन भी 0 हो जाएगा। तो कुछ प्रॉपर्टी हेलोजन की तरह थी, कुछ प्रॉपर्टी एल्कली मेटल की तरह थी। तो वो प्रॉपर्टीज जो थी वो क्या हो रहा है जल्दी बताओ, वो जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या नहीं हो रही थी, एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। तो हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाया, पहला ड्रॉबैक। दूसरा, आप देखें ध्यान से, मास के अकॉर्डिंग बढ़ रहा था ये, इसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में बताया। तो आइसोटॉप जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका मास अलग होता है, सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास है। तो आइसोटॉप्स की पोजीशन भी नहीं बता पाया, आइसोटॉप्स की पोजीशन नहीं बता पाया। तो आइसोटॉप की पोजीशन ये नहीं बता पाया, दूसरा ड्रॉबैक हो गया इसका, आइसोटॉप की पोजीशन नहीं बता पा रहा था। ठीक है, तो आइसोटॉप्स नहीं बता पाया। ठीक, तीसरी जो बात आई वो ये आई कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था उस मास के अंदर एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ी होगी कि जो आर्गन और पोटेशियम की बात करें तो आर्गन का मास ज्यादा होता है पोटेशियम से, 13.9 होता है और इसका 13.1 के आसपास होता है। तो यानी कि जो मास जिसका ज्यादा है वो तो पीछे रखा है और जिसका मास कम है वो आगे रखा है। तो ये जो पेयर था वो सही नहीं था एटॉमिक मास के हिसाब से। ये इसने अपने ही एटॉमिक मास के पीरियोडिक लॉ को ब्रेक कर दिया यहां पे। और ब्रेक करने का एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि अगर मैं इस पोटेशियम को यहां रख दूंगा तो इसकी प्रॉपर्टी नोबल गैस जैसी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं यहां रख रहा हूं तो एल्कली मेटल जैसी हो जाएगी। तो उसने प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस दे दी यहां पे और ब्रेक करके पोटेशियम को आगे डाल दिया। ठीक है, ऐसे ही टेलुरियम और आयोडीन में किया, इसका मास ज्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका 127.7 के आसपास है, इसका 127 है। ठीक है, तो ये फिर ज्यादा था और ये कम था, लेकिन फिर ऑर्डर ब्रेक कर दिया इसने। कोबाल्ट और निकल के मास की बात करें तो फिर इसका ज्यादा इसका कम है, लेकिन इसको पहले रखा इसको बाद में रखा प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो यानी कि ये क्या कर रहा था, अपने ही पीरियोडिक लॉ को ब्रेक कर रहा था। तो अपने ही पीरियोडिक लॉ को ब्रेक कर दिया, तो ये भी ड्रॉबैक हो गया इसका। हमें समझ में नहीं आया कि ऐसे क्यों कर रहे हो आप। ठीक है, ऐसे कैसे एक एग्जांपल और था, थोरियम और प्रोटेक्टिनियम। यहां भी इसने अपना लॉ ब्रेक कर दिया कि यहां पर ये ज्यादा था ये कम था, पक्का यहां भी ब्रेक हो गया ये लॉ। क्लियर? क्लियर हो गया, आया ना? ठीक, तो ये इसका ड्रॉबैक था। फिर अगला इसने क्या किया कि अब देखो यहां पर इसने क्या कहा, एटॉमिक मास को इसलिए ब्रेक कर दिया कि सेम प्रॉपर्टी वाले एक ग्रुप में आ जाए। तो इसने कई ऐसे एलिमेंट थे जो सेम प्रॉपर्टी वाले थे, उन्हें डिफरेंट ग्रुप में रखा, लाइक गोल्ड और प्लेटिनम। अब ये आपके नोबल मेटल्स होती हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन ये अलग अलग ग्रुप में रख दी उसने। यहां भी ड्रॉबैक आ गया कि आप पहले कह रहे हो कि सेम प्रॉपर्टी वालों को रखने की वजह से आपने अपना एटॉमिक मास को ब्रेक किया, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है फिर इनको भी रखो। तो यहां भी वो फेल हो गया। क्या फेल हुआ कि सेम प्रॉपर्टी वाले को अलग अलग में रखा। अब इसने फिर अपना एक और ड्रॉबैक आया कि डिफरेंट प्रॉपर्टी वालों को भी इसने सेम ग्रुप में रख दिया। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप था, ये फर्स्ट ए होता है, ये फर्स्ट बी होता है। ठीक है, ये फर्स्ट ए है, ये फर्स्ट बी, और फर्स्ट ए जो है अगर आप उस फर्स्ट ए की बात करेंगे तो इसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और यहाँ आता है आपका कॉपर AgAu। इनको कॉइनेज मेटल भी कहा जाता है क्योंकि इनसे क्या बनाए जाते थे, कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉइनेज। ये कहलाती हैं एल्कली मेटल्स और ये कहलाती हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट है और ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, फिर ये सेम ग्रुप में कैसे आ सकते हैं। तो यानी कि अनलाइक एलिमेंट्स को उसने सेम ग्रुप में डाल दिया, ये भी एक ड्रॉबैक था उसका। तो अनलाइक एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रख दिया, ये भी इसका ड्रॉबैक था। अभी अपन ने कहा था ना हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया है,
तो ये फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट ए फर्स्ट बी, क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको अच्छे से? ठीक। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की बात करते हैं, तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को भी इसने सेम ग्रुप में, सॉरी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को भी इसने पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा बल्कि नीचे साइड में पटक दिया, उनको कोई स्थान ही नहीं दिया पीरियोडिक टेबल में। नीचे बनाते हैं हम हमेशा, देखो लास्ट में से बनाते नहीं बनाते? अरे लास्ट में नीचे बनते हैं ना दो बॉक्स, तो इसने लास्ट में पटक दिया उनको भी, तो ये भी उसका ड्रॉबैक था। तो ये ड्रॉबैक जो थे, इन ड्रॉबैक्स के बाद नया पीरियोडिक लॉ आया, और वो नया पीरियोडिक लॉ लेकर आया मोजले। कौन लाया? मोजले। मोजेले नहीं बे, क्या बकवास करो साले, मोजेले, मोजे मंगा रहा हूं तुमसे मैं, मोजेले, मोजेले, मौजे नहीं है बंगाली में, मोजेले मौजे नहीं है, मोजले, या साइंटिस्ट नेम। मोजले ने एक पीरियोडिक फंक्शन नया दिया, और मोजले ने पीरियोडिक फंक्शन नया क्या दिया कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, यहां पर चेंज कर दिया पीरियोडिक लॉ। न्यू पीरियोडिक लॉ जो है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे। किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर। तो उसने क्या बोला कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में जमाया जाए, अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में जमाया जाए तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स का रिपीटेशन होता है। ये न्यू पीरियोडिक लॉ है, ठीक है? और अब जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इसी लॉ पे बेस्ड है, जो पीरियोडिक टेबल मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी। तो जिन बच्चों को पीरियोडिक टेबल अभी भी याद नहीं है वो उस पीरियोडिक टेबल को अच्छे से लर्न करे, क्योंकि अब आगे उसी से काम चलेगा, ठीक है? और वो पीरियोडिक टेबल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, यानी कि जिस एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जा रहा है उसे उसी ब्लॉक का मेंबर कहा जा रहा है। जैसे अगर एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक तभी कहेंगे जब आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा हो? एस ब्लॉक में। पी ब्लॉक है तो कहाँ जा रहा है? पी ब्लॉक में। डी ये तो कहाँ जा रहा है? डी ब्लॉक में। क्लियर सबको? आया ना? तो ये आपका जितना भी अपन ने पढ़ा वो कुछ समझ में आया आपको अच्छे से पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में। और हाँ, अब है ना परेशान मत हुआ करो, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स रहो, कूल रहो, मतलब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आईटी की पढ़ाई बहुत मस्ती मजाक के साथ होती है, कभी भी स्ट्रेस लेके नहीं होती है। बस इतना सा है कि पढ़ना रोज है, और कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है? स्ट्रेस नहीं लेना है, सवाल नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सीखेंगे, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे सवाल करने हैं अभी, ये तो बहुत शुरुआत है, ठीक है? एक हाँ, मैंने बुक के बारे में भी बोला था आपको, वो बुक भी आपको लेनी है। हाँ, अगर नहीं मिल रही है तो कोई टेंशन नहीं, थोड़े दिन बाद मिल जाएगी, तो फिर परेशान ना होने लग जाए कि मैं पीछे रह जाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं, आप किसी से पीछे नहीं रहने वाले, आप सबसे आगे दौड़ोगे। बस आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि पढ़ना है, ठीक है? क्लियर? चलिए।